नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 11 के पाठ का नाम है बल तथा दाब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बल तथा दाब के सभी प्रश्न उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जो सही विकल्प है उसको छांट के लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। ठीक है, तो आपको बताना है दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा यह देख लेते हैं। तो दाब बराबर होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल, यानी दाब का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। और बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो क्या होगा। ठीक है, उत्प्लावन बल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पानी से भरा बर्तन है, ठीक है, इस तरह से इसमें अगर आप किसी पिंड को डुबोते हैं नीचे की तरफ तो पानी इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ बल लगाती है इस पिंड पर। ठीक है, तो यह जो जल के द्वारा उस पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, इसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल या उछाल बल या उत्क्षेप बल। ठीक है, या तो आप उत्प्लावन बल कह सकते हैं या उत्क्षेप बल या उछाल बल। तो अगर जो उत्प्लावन बल है वह ज़्यादा है और वस्तु का भार कम है तो वस्तु तैरती रहेगी। ठीक है, लेकिन उत्प्लावन बल का मान कम हो गया और वस्तु का भार ज़्यादा हो गया तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। अब इसमें कहा है, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के भार से कम है, यानी उत्प्लावन बल कम है वस्तु के भार से, यानी वस्तु का भार ज़्यादा है तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु जल में डूब जाएगी। ठीक है, तो वस्तु जल में डूब जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। आगे आते हैं, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, यह प्रश्न है आपसे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 13,10,600 किलोग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला प्रश्न है, किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, तो इसमें भरा जाएगा दाब। आगे आते हैं, चाकू को रेत कर यानी टे करके इसकी धार के क्षेत्रफल को खाली स्थान करते हैं। तो जब किसी चाकू को हम टेते हैं यानी रेतते हैं तो उसके धार के क्षेत्रफल को कम करते हैं, यानी उसे नुकीला करते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, जब उसका क्षेत्रफल कम होता है इसके कारण। ठीक, तो क्या भरा जाएगा इसमें, कम। आगे है, समुद्र तट पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब खाली स्थान पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो समुद्र तट पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 76 सेमी ऊंचाई के पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो इसमें भरा जाएगा 76 सेमी ऊंचाई। ठीक है, आगे है, खाली स्थान, घनत्व तथा फिर खाली स्थान के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो इसमें भरा जाएगा आपका वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद है द्रव सभी दिशाओं में खाली स्थान दाब डालता है। तो जो द्रव होता है वह सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, तो इसमें आपका भरा जाएगा समान। ठीक है, तो यह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति था। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। पहले में भरा जाएगा दाब, दूसरे में कम, तीसरे में 76 सेमी ऊंचाई, चौथे में वस्तु के और 4 डिग्री सेल्सियस जल, और पांचवें में समान। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहला प्रश्न है, बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। यह गलत है। बल में परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होती है। बल एक सदिश राशि है, यानी दिशा के साथ आती है। तो बल में परिमाण होता है और दिशा भी होती है, इसका मतलब यह क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह बिल्कुल सही बात है। वायु के चारों तरफ का जो वायु का आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं, तो यह हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी नियत स्थान पर वायुदाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। तो यह भी सही है। किसी एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर वायुदाब परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यह वायु के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जो द्रव होता है सभी दिशाओं में दाब डालता है, तो यह हमारा गलत रहेगा। इसके बाद है, किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसका भार बढ़ जाता है। तो यह गलत है। ठीक है, किसी वस्तु को अगर हम द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन होता है उछाल बल यानी उत्क्षेप बल के कारण, और जब भी होता है तो वह हल्का ही प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा गलत। ठीक है, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए गए आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसके बाद है, इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। तो इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं दाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। तो अभी हमने पढ़ा था, किसी भी पिंड को तैरने के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। आगे है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊपर भी आया था, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए सभी प्रश्नों को। पहले का उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरे का दाब, तीसरा उत्प्लावन बल, और इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको बताना है जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और प्रत्येक का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका दो उत्तर हम आपको बता रहे हैं, एक बहुत ही छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। आपको जो अच्छा लगे वह याद कर लीजिएगा। पहला है कि जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। ठीक है, ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यह एक उत्तर हो गया कि जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है, और ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। और दूसरा जो इसका उत्तर है वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, और वो ये रहा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यह है कि जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। पहला वाल्व पंप के निचले भाग में होता है, इससे जल पंप के अंदर नीचे से प्रवेश करता है, परंतु वाल्व बंद होने पर नीचे वापस नहीं जाता है। जबकि दूसरा वाल्व पिस्टन में लगा होता है,
जो पिस्टन को नीचे करने पर खुलता है तथा जल ऊपर की ओर चला आता है तथा पिस्टन ऊपर उठाने पर बंद हो जाता है, जिससे जल पंप से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा उत्तर था इसका। दोनों में से जो सरल लगे आप वह याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निद्रव दाब मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको निद्रव दाब मापी के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं निद्रव दाब मापी क्या होता है। ठीक, तो निद्रव दाब मापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता। ठीक है, निद्रव जैसा कि इसका नाम ही है निद्रव यानी बिना द्रव का, तो निद्रव दाब मापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता। यह काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसे निद्रव दाब मापी कहते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके ऊपर और नीचे का तल लहरदार धातु के बने होते हैं। डिब्बे पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने वाले एक संकेतक से ज्ञात होता जाता है। वायुमंडलीय दाब की कमी अथवा अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमता है। संकेतक की स्थिति देखकर किसी स्थान विशेष का वायु दाब ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। चित्र बनाना है इसमें आपको, तो किताब से अगर बनाएंगे तो पेज नंबर 108 का चित्र संख्या 11.7 आपको बनाना है। ठीक है, तो ये है आपका निद्रव दाब मापी का चित्र। ठीक है, देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसकी आकृति है, किस तरह से संकेतक जुड़ा है। ठीक है, या तो आप जो सही चित्र है वह यह है निद्रव दाब मापी का चित्र। ठीक है, वह उसका एक भाग था, जबकि यह पूरा चित्र है निद्रव दाब मापी का। तो यही चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से धातु का डिब्बा होता है, कमानी होती है, पैमाना होता है, लीवर होता है और संकेतक होता है। और इसी का एक भाग यह रहा आपका। ठीक है, छोटा सा, कि इस तरह से संकेतक लगा होता है और इस तरह से लीवर लगी होती है। ठीक है, तो यह था हमारा निद्र। तो अभी आपने चित्र देखा निद्रव दाब मापी का दोनों। ठीक है, एक और निद्रव दाब मापी के लिए आप यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वह आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इसको भी उसकी जगह पे लिख सकते हैं। और वह है क्या कि हेडिंग हो गया आपका निद्रव दाब मापी। तो यह गोल धातु के डिब्बे के आकार का होता है। इसमें एक पतली लहरदार सतह लगी होती है जो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है। इस डिब्बे के अंदर की वायु निकाल दी जाती है। इसमें शीशा लगा होता है। दाब में परिवर्तन होने से लहरदार सतह ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे जुड़ी कमानी फैलती सिकुड़ती रहती है। कमानी से एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर गतिशील होता है। इससे वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यह भी निद्रव दाब मापी का ही वर्णन है। आगे है आपको अगला प्रश्न, साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है साइकिल पंप कैसी होती है और उसका चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइकिल पंप की संरचना देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कार्यविधि। ठीक है, तो संरचना कैसी होती है साइकिल पंप की। इसमें धातु का खोखला बेलन होता है जिसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ निचले सिरे पर एक धातु की चकती से कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वासर लगा रहता है। यह वासर वाल्व का कार्य करता है। ठीक है, यह तो हो गई कार्यविधि संरचना। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। ठीक है, तो यह रहा इसकी कार्यविधि। चलिए देखते हैं क्या है कार्यविधि। तो जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके नीचे वायु कम हो जाता है। ठीक है, पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब पड़ता है, जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं
और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। इसके लिए आपको पेज नंबर 110 का चित्र संख्या 11.10 बनाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका साइकिल पंप का चित्र। इसमें आपका इस तरह से हत्था रहता है, वाशर रहता है, धातु की नली, रबर की नली, छिद्र। ठीक है, या तो एक यह चित्र है, आप यह भी बना सकते हैं, यह ज़्यादा अच्छा है आपका। इसमें आपकी हत्था हो गया, धातु का खोखला बेलन हो गया, वाशर, धातु की पटरी, रबर की टोटी में लगा वाल्व, धातु की नली, रबर की नली, छिद्र, रबर की नली और रबर ट्यूब वगैरह सब हो गए। ठीक है, तो यह आपकी साइकिल पंप की संरचना हो गई। अगला प्रश्न है आपका कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः यानी पूरे तरीके से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। यह कमी द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले एक बल द्वारा लगता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव से भरे बर्तन में हम पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबाते हैं तो द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक दाब लगता है। ठीक है, एक बल लगता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में पूछा था आपसे प्लवन का सिद्धांत क्या है, तो देखते हैं प्लवन का सिद्धांत क्या है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। आगे है अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर यह आंकिक प्रश्न है, आपको 3 ठो, जिसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण दाब में वृद्धि होती है और पिन आसानी से धंस जाता है। तो यह उत्तर हो गया कि पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 8 का। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पूर्ति करके। सबसे पहला है, बल का मात्रक है न्यूटन, तो आपसे पूछा है वायु दाब का मात्रक क्या होगा, तो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या भरा जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे है दाब का मात्रक होता है पास्कल, तो पूछा है बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इसके बाद है क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। आपसे पूछा है आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह भी यम, यह भी यम और यह भी यम। मीटर में मीटर का गुणा करेंगे यानी मीटर घाते 3 यानी घन मीटर। ठीक है, एक और प्रश्न है कि यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो तो अगर W1 कम है और W2 ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी,
और यदि W1 ज़्यादा हो गया और W2 कम है तो इसका मतलब क्या होगा, तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, आगे है आपका संपर्क तल का क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक। अब अगर संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए तो दाब क्या होगा, तो दाब कम हो जाएगा, सीधे या उल्टा होता है। तो इसका आंकिक प्रश्न बचा है जिसको हम एक और वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसके आंकिक प्रश्नों के हल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही आपको सभी आंकिक प्रश्न इसके मिल जाएंगे। ठीक है।